नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में जल प्रबंधन के पारंपरिक तकनीक, जो नीलू कुमारी नाम के स्नातकोत्तर इतिहास विभाग की शोध छात्रा के शोध पर आधारित है। भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन के तकनीकों का गहन विश्लेषण कर आधुनिक युग में इसकी प्रासंगिकता का परीक्षण का प्रयास किया गया है। भौगोलिक विविधता के कारण भारत के कई क्षेत्र बाढ़ तथा सूखा से प्रभावित रहा है। प्राचीन काल में इन समस्याओं का समाधान हेतु अपनाए गए उत्कृष्ट जल प्रौद्योगिकी तथा जल संचयन के पारंपरिक तरीकों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। आधुनिक युग में जल संकट एक वैश्विक समस्या बन गई है, जिसका निवारण प्राचीन जल प्रबंधन प्रौद्योगिकी से ही संभव है। जल संरक्षण, कुआं, धौलावीरा, श्रृंगवेरपुर, बावड़ी जल संकट, इन समस्याओं पर हम यहाँ बात करेंगे। प्रत्येक कालखंड तथा विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में विकसित संस्कृति की पहली आवश्यकता जल रही है। भारतीय उपमहाद्वीप में जल प्रबंधन का इतिहास काफ़ी पुराना है। मानव विकास का आरंभिक अवस्था लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराना माना जाता है। इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण जंगलों का त्रास तथा मैदानों का विकास हो रहा था। भारत में मानव समप्राणी का प्राचीनतम साक्ष्य 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पुराना है। प्रारंभ से ही मानव अपना आवास ऐसी जगह बनाता है जहाँ जल स्रोत मौजूद हो। नर्मदा नदी घाटी से आखेटक संग्रहकर्ता समुदाय के हजारों वर्ष तक निवास के साक्ष्य मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर में अवस्थित सुलेमान एवं किरधार श्रेणी के आसपास के क्षेत्रों से 8,000 वर्ष पूर्व के गेहूं तथा जौ के उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। कृषि उत्पादन जल प्रबंधन के बिना संभव नहीं रहा होगा। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं का विकास नदी घाटी क्षेत्रों से ही हुआ है। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदियों के बीच, चीन की सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। हेरोडोटस ने नील नदी को मिस्र के लिए वरदान माना। भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर बृहद क्षेत्रों में विकसित विश्व की प्राचीन सभ्यता में से एक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी हिमालय से उद्गम होने वाली प्रमुख नदियों के किनारे से हुआ। विश्व की सभी प्राचीन सभ्यताओं के जल प्रबंधन तथा उसके सतत उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी के विकास का साक्ष्य मिलता है। मिस्र की भौगोलिक अवस्थिति के कारण यहाँ का जल स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध थे। विवेकपूर्ण जल प्रबंधन के बिना मिस्र की महान सभ्यता का निर्माण संभव नहीं था। भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित सिंधु घाटी सभ्यता की जलवायु अर्धशुष्क थी। यहाँ के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले हैं। नहरों का निर्माण कर नदियों के जल को कृषि क्षेत्रों तक पहुँचाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का अफगानिस्तान में स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र शुर्तघई के पास कोरचा नदी पर नहर के साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कुएं के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो से 700 कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुआं भूमिगत जल प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य है। औपनिवेशिक काल से पूर्व तक कुआं जल संचयन का सबसे लोकप्रिय माध्यम था। विभिन्न कालखंडों में राज्यों के द्वारा तथा कभी कभी निजी तौर पर भी कुएं का निर्माण होता था। मौर्य युग से छल्लेदार कुएं के साक्ष्य मिले हैं। कुआं तथा तालाब भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वर्षा जल इसमें संचलित होकर जल संकट निवारण में महत्वपूर्ण योगदान करता है। धौलावीरा नगर में जल प्रबंधन किस प्रकार था? जल संरक्षण का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र धौलावीरा नगर था। यह वर्तमान गुजरात राज्य के कच्छ जिला में अवस्थित खडीर बेट गांव के पास अवस्थित है। 10,000 वर्ष पूर्व आए विवर्तनिक गतिविधियों के कारण संभवतः समुद्र के पीछे हटने के कारण धौलावीरा शहर चारों ओर खारे पानी से घिरा हुआ था। खडीर बेट द्वीप भारत में अवस्थित सबसे बड़ा अंतर्देशीय द्वीप है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से इस द्वीप का लगभग 3,000 वर्षों तक समुद्र के पानी में 10 मीटर गहराई में बने रहने के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव काल में धौलावीरा गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा होगा। यह बंदरगाह नौवहन जल निकाय के तौर पर खाड़ी देशों के साथ व्यापार में सहायक रहा होगा। वर्तमान समय में वर्षा ऋतु से इस द्वीप का संबंध मुख्य रूप से भूमि से कट जाता है। 1967 के खडीर बेट द्वीप के पश्चिमोत्तर सीमा पर धौलावीरा की खोज हुई। खारे पानी से घिरे रहने तथा अल्प वर्षा होने के कारण जल प्रबंधन के बिना इतने बड़े शहर का विकास संभव नहीं था। पुरातात्विक सर्वेक्षण में यहाँ से जलाशयों की व्यापक श्रृंखला प्राप्त हुए। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सेवानिवृत्त संयुक्त महानिदेशक के अनुसार जलाशयों की व्यापक श्रृंखला विशेष रूप से दक्षिण पश्चिम और उत्तर शहरों में उपलब्ध। इन्हें शहर की सुरक्षा दीवारों के अंदर बनाया गया था। यह शहर मनसर तथा मनसर नामक दो मानसून नहरों के बीच बसा था। शहर का भूभाग दक्षिण की ओर ढलानदार था, अतः
यहाँ जलाशयों तथा कृत्रिम बांधों का निर्माण संभव था। वर्षा जल संरक्षण के लिए चट्टानों को काटकर विशाल जलाशयों की एक विकसित जल प्रणाली का विकास किया गया। 2.5 लाख घन मीटर क्षमता वाली 16 जलाशयों का निर्माण किया गया, जिससे शहर की 15,000 आबादी के उपयोग हेतु प्रतिदिन 54 लीटर जल उपलब्ध हो पाया होगा। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार हड़प्पा वासियों को जल अभियांत्रिकी का विशेष ज्ञान था। उन्होंने धौलावीरा शहर में जल तंत्र की योजना इस प्रकार बनाई थी कि वर्षा जल का एक बूंद भी बर्बाद ना हो। हर बूंद को जलाशयों में संचालित किया जाता था। जलाशय में लोगों के पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। सूखे वर्षों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु जलाशयों के अंदर कुंड का निर्माण किया गया था। हड़प्पा वासियों को जलाशय से शहर तक जल पहुंचाने के लिए प्राकृतिक ढलानों के उपयोग की जानकारी थी। इसके लिए कृत्रिम नालियों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से एक विशाल बावड़ी का भी साक्ष्य मिला है, जो 73.4 मीटर लंबी, 29 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है। दुर्ग के ऊपरी भाग से एक विस्तृत जल निकास प्रणाली का प्रमाण मिला है, ताकि बाढ़ से नगर की सुरक्षा हो पाए और अतिरिक्त जल वाष्पों से जल संचित हो सके। धार्मिक ग्रंथों में जल संरक्षण। वैदिक ग्रंथों में नदियों की स्तुति तथा उसके महत्व का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में शुशिरा तथा सूर्मी शब्दों का प्रयोग कृत्रिम जल मार्गों के लिए किया गया है। अंस्त्रकोश तथा अश्मचक्र शब्द का प्रयोग कुओं से जल खींचने वाले यंत्रों के लिए किया जाता था। रामायण, महाभारत, बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में जल तथा जल स्रोतों के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। पुराणों में महत्वपूर्ण नदियों को देवी की संज्ञा दी गई है। भारतीय परंपराओं में जल स्रोतों के निर्माण तथा मरम्मत को धार्मिक महत्व दिया गया है। बौद्ध ग्रंथों में रोहिणी नदी के जल बंटवारे के लिए शाक्य तथा कोलिय के बीच युद्ध की नौबत आने का वर्णन मिलता है। गौरीकुंड, राजगृह कुंड, मणिकरण कुंड, वृद्धताल अपने चिकित्सीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान के पेशावर के पास स्थित अरा से प्राप्त कूप पर खरोष्टी लिपि में इसके धार्मिक महत्व का वर्णन मिलता है। सुश्रुत संहिता में कूप के जल को चिकित्सीय गुणों से भरपूर तथा पित्तकारक और भूख बढ़ाने वाला बताया गया है। कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में कूप, तालाब और शहर नहर निर्माण कार्य शासकों हेतु आवश्यक बताया गया है। मौर्य काल में नदियों पर बांध के द्वारा जलाशयों के निर्माण का साक्ष्य मिलता है। अशोक के अभिलेखों से कुआं तथा महत्वपूर्ण मार्गों पर प्याऊ के निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। चंद्रगुप्त के काल में जूनागढ़ राज्य का गवर्नर पुष्पगुप्त ने नदी पर बांध बनाकर सुदर्शन नामक झील का निर्माण किया। इस झील की देखरेख के लिए अधिकारी नियुक्त होते थे। समय समय पर विभिन्न शासकों के द्वारा इस झील की मरम्मत करवाई गई। अब श्रृंगवेरपुर में जल अभियांत्रिकी। रामायण में वर्णित श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर नामक नगर का उत्खनन डॉक्टर बी लाल के निर्देशन में 1977 से 85 ईस्वी में हुआ। यहाँ से लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले के नवाचारी विधियों द्वारा जल संरचनाओं का निर्माण कर गंगा नदी के जल का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से वृहद आयताकार ईंटों के टैंकों की श्रृंखला का साक्ष्य मिला है। वर्षा ऋतु में इन टैंकों में गंगा जल संचित कर लिया जाता था, जिससे इसकी ऊंचाई में 7 से 8 मीटर तक वृद्धि हो जाती थी। अधिक ऊंचाई के कारण पानी पास के तालाब तक पहुंच जाता था। इस तालाब से 11 मीटर लंबी तथा 5 मीटर गहरी नहर द्वारा पानी टैंकों में संग्रहित किया जाता था। इस जल तंत्र में निकास नली भी जुड़ा हुआ था, जिससे अतिरिक्त पानी नदी में वापस चला आता था। श्रृंगवेरपुर हाइड्रोलिक प्रणाली का प्रयोग स्वच्छ गंगा मिशन के लिए भी किया जा रहा है। बांध बनाने का प्राचीन साक्ष्य तमिलनाडु स्थित कल्लनई बांध से प्राप्त होता है। इसका निर्माण करिकाल चोल के द्वारा दूसरी शताब्दी में करवाया गया था। इसका निर्माण पत्थरों से किया गया है। बांध निर्माण के उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण तथा सूखा के समय के लिए जल संचय था। पैक्टेम के एकाकरण पानी के रिचार्ज से उसके भूजल स्तर में वृद्धि होती है। आरंभिक काल में इस बांध से 69,000 एकड़ भूमि सिंचित होती थी। अब इसका क्षेत्र और विस्तृत हो गया है। मध्यकाल में कई किलों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल की अपेक्षा इस काल में युद्ध तकनीक में वृद्धि हुई, जिस कारण कई बार शासकों को युद्ध के दौरान महीनों तक किले के अंदर ही निवास करना पड़ता था। बाहर से संपर्क टूट जाने के कारण रसद और जलापूर्ति हेतु पूर्णतः किले पर निर्भर रहना पड़ता था। अतः किले के अंदर जल प्रबंधन का विशेष ध्यान रखा जाता था। अरावली पहाड़ियों पर स्थित चित्तौड़गढ़ का किला जल प्रबंधन का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस किला की क्षमता 50,000 सैनिकों को
4 वर्ष तक जल उपलब्ध कराने की थी। इसमें 84 यानी 84 जल स्रोत मौजूद थे। भारतीय परंपराओं में बावड़ियों का महत्व। बावड़ी यानी कुआं। बावड़ी वर्षा जल संग्रह की एक महत्वपूर्ण युक्ति है। राजस्थान, गुजरात जैसे अल्प वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। 8वीं-9वीं शताब्दी में राजस्थान में चांद बावड़ी का निर्माण किया गया। संभवतः इसका निर्माण निकुंभा वर्ष का शासक चंदा ने करवाया था। गुजरात तथा राजस्थान में 30,000 से भी अधिक बावड़ियां पाई गई है। मध्यकालीन किलों में भी बावड़ियों का निर्माण जल का विवेकपूर्ण उपयोग हेतु किया जाता था। गुजरात में स्थित रानी का वाव जल अभियांत्रिकी तथा वास्तुकला संगम है, जिस कारण इस स्थान को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर संरक्षित किया गया है। इसका निर्माण रानी उदयमती ने 11वीं शताब्दी में अपने स्वर्गीय पति राजा भीमदेव प्रथम के स्मरण में करवाया था। यह बावड़ी 64 मीटर गहरा और 20 मीटर चौड़ा मूलतः 7 मंजिला थी। इस बावड़ी में सीढ़ियां संकरी बनाई गई है ताकि पानी का अल्प मात्रा ही भाप बनकर उड़ सके। औद्योगिक क्रांति के पश्चात पंपों तथा पाइपों का उपयोग बढ़ जाने के कारण बावड़ियों का ह्रास होने लगा। कीप आकार आकृति होने के कारण भूमिगत तथा वर्षा जल संरक्षण में बावड़ियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः बावड़ियों को पुनः जीवित कर जल संकट को कम किया जा सकता है। भारत में 13 लाख कृत्रिम झील तथा तालाब थे। भोपाल स्थित बड़ा तालाब का निर्माण राजा भोज द्वारा 11वीं शताब्दी में किया गया था। इस तालाब से शहर के 40% आबादी को जलापूर्ति होती है। वर्तमान समय में यह तालाब अपनी जैव विविधता के कारण नमभूमि क्षेत्र में विकसित हो गया है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी तथा चट्टानों की सहायता से निर्मित अर्धचंद्राकार बड़े बांधों का उद्देश्य वर्षा के जल के बहाव को रोकना था। यह भूमि में जल रिसाव में वृद्धि कर भूमिगत जल स्तर बनाए रखने में सहायक होता था। राजस्थान में 1500 ईसा पूर्व से जोहाड़ के निर्माण का साक्ष्य भी मिलता है। अब स्थानीय निवासियों द्वारा जल संरक्षण। कच्छ के मालधारी समुदाय टपतकन विधि द्वारा जल वर्ष संरक्षित करते थे। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बांस के विशिष्ट जाल बनाकर इसका प्रयोग जल को एक निश्चित जगह पर संग्रहण के लिए पहुंचाया जाता था। अंडमान द्वीप पर जरवा जनजाति भी बांस की सहायता से वर्षा जल के गड्ढे या बड़े कुएं में संचयित करते हैं। बिहार तथा बंगाल क्षेत्रों में आहार नामक संरचना नदियों तथा वर्षा जल संग्रहण द्वारा बाढ़ तथा सुखाड़ दोनों को कम करने में मददगार होता था। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में वहाँ के पालीवाल ब्राह्मणों ने खारीन नामक संरचना का विकास जल संग्रहण के लिए किया। मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के क्षेत्रों में हवेली विधि द्वारा वर्षा जल संग्रहित कर इसका प्रयोग कृषि कार्यों में किया जाता था। राजस्थान में कुई, बेरा, कुंडी, टंकी इत्यादि जल संरक्षण की महत्वपूर्ण युक्तियां थी, जिससे वर्षा जल संग्रहण के साथ ही सूखे के समय पेयजल उपलब्ध रहता था। अब निष्कर्ष। भारत में प्राचीन काल से ही जल संचयन, संरक्षण तथा प्रबंधन की कई प्रणालियां मौजूद रही है। जल प्रबंधन प्रणालियों में स्थानीय विविधता है, जो वहां की भौगोलिक तथा जलवायुगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनाई गई थी। इन प्रणालियों के द्वारा राजस्थान, गुजरात तथा अन्य सूखाग्रस्त इलाकों में जल उपलब्ध कराया जाता था। ये प्राचीन प्रणालियों का प्रयोग आधुनिक युग में जल संकट दूर करने हेतु किया जा सकता है। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।